students, welcome to my channel Physics की class. Students, today I am going to discuss about work, power and energy in this video. Okay, first of all I am going to discuss about work. So what is the work, my dear student? देखिए, work is said to be done if a force acting on a body is able to move it through some distances or displacement in the directions of the applied force. तो हम देखिए कैसे करते हैं इसको. जैसे हमारे पास ये एक ग्राउंड एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है. सपोज इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अभी इसकी पोजीशन यहाँ पर है एंड इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी 0. इट मींस इट इज एट ये रेस्ट पे है माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ वी विश टू पुश इट, तो हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं. तो जैसे हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी यदि यहां पर आ जाती है, अगर ये बॉडी यहां आ जाती है, ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाता है और डिस्टेंस कवर करता है, एस डिस्टेंस को ये कवर कर लेता है माय डियर स्टूडेंट, तो तब हम कहेंगे कि वर्क हुआ है. ठीक है, तो इसको हम इसलिए लिखेंगे कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है माय डियर स्टूडेंट्स. तो ये बॉडी यहां पर आ गई, पहले यहां थी ये ए से ये बॉडी यहां पर आ गई. ठीक है, अब हम कहेंगे, अब देखिए किस किन कंडीशन में वर्क हुआ है, हम इस पर बात करते हैं. देखिए, तो हम दो एग्जांपल यहां पे देते हैं, दोनों एग्जांपल से आप इसको समझ जाएंगे. देखिए, पहला एग्जांपल है द वॉचमैन एट द ऑफिस गेट इज नॉट मेकिंग एनी लोड टू मूव बट इट सिंपली स्टैंडिंग देयर. वहां पे वो खड़ा है. ठीक है, तो बोथ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर 0. तो नो वर्क्स डन बाय द वॉचमैन. वो आदमी कोई भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो सुबह से शाम तक ऐसे खड़ा हुआ है, एक तरह की अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है. ना तो उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, ना ही उसका कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिस्टेंस को कवर कर रहा है. तो इन दिस केस जो वर्क डन है वो कंसिडर किया जाता है कि वर्क हुआ ही नहीं है, तो वर्क इज 0. दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में देखिए कि व्हेन द कुली कैरीज अ लोड ऑन हिज हेड, तो ही एक्सर्ट्स force along a vertical direction to support the load on his head. आपने सिर्फ तो उसमें मान लीजिए ब्रीफ केस रखा हुआ है with load on his head, वो चल रहा है, अभी वो जा रहा है सीधा सीधा कहां, and if the pulley moves along the platform, तो the distance is covered along the horizontal direction. तो डिस्टेंस तो horizontal डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन फोर्स एक्सर्ट्स जो हो रहा है, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन है. लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी आपका फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. तो इन दिस केस में हम कहेंगे कि सिंस नो डिस्टेंस इज कवर्ड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, along vertical that is in the directions of the applied force, यानी कि फोर्स अप्लाइड तो बाय हिम, उस आदमी के द्वारा, यानी कि उस कुली के द्वारा. तो माय डियर स्टूडेंट्स इसमें कहेंगे वर्क परफॉर्म्ड बाय द कुली इज 0. इस केस में भी हम इसको 0 मानेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ. दो एग्जांपल से हमने बात की. अब हम करते हैं कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स. तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स बता दिया. कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि यहाँ पर जितना फोर्स लगा है वो इस पॉइंट तक भी उतना ही फोर्स है, उसमें वेरिएबल ना हो. यानी वर्क वेरिएबल ना हो, कहीं कभी कम कभी ज्यादा ना लग रहा हो. तो वर्क क्या है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है. अब इस बात को हम यहाँ पे बोर्ड पे समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट. तो अब हम यदि देखते हैं यहाँ पर, मैं इस बात को अब दूसरे ढंग से करता हूं. देखिए, मान लीजिए ये फोर्स अभी यहां लग रहा है, ठीक, और यहां बॉडी हमारी रेस्ट में ही है, तो एट रेस्ट ही है बॉडी. तो अब यदि ऐसा कर दिया जाए डियर स्टूडेंट्स कि फोर्स जो है, अगर हम इसको यहां से एक फोर्स इस तरह लगा रहे हैं, यानी कि हम उसको ड्रैग कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, जैसे किसी ब्रीफ केस को जिसके अंदर बॉल बेयरिंग लगे रहते हैं उसको हम कैरी करते हैं. ठीक है, तो जब हम उसको लेके चलेंगे तो देखिए ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, ये फोर्स जो है रिजॉल्व हो रहा है 2 कंपोनेंट्स में, क्योंकि ये बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गई है माय डियर स्टूडेंट्स. तो जब बॉडी इस पॉइंट से यहां पर पहुंच जाएगी तो उस केस में जो फोर्स होगा, इधर ये हो गया हमारे पास एफ हो गया इन द डायरेक्शंस, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, और इसको जब रिजॉल्व करते हैं दूसरे कंपोनेंट में तो वो बन जाता है यहां पर एफ
y कंपोनेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर fx, यहाँ पर fy, यानी कि हमने इसको ऐसे कर दिया, ये जो हमारा फोर्स था F, इसको हमने रिजोल्व कर दिया है in two component, one is the fx, one is the fy, because displacement is going on in the horizontal directions, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन से लेंगे तो हमें कंपोनेंट fx यूज करेंगे, नॉट fy, बिकॉज इन दिस डायरेक्शन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट माय डियर स्टूडेंट। इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अब ये जो है इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है इसका, इस जगह पर जो एंगल बन रहा है थीटा, अब देखिए यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो यदि हम इसको करते हैं कि वर्क F और डिस्प्लेसमेंट S, तो इन दिस डायरेक्शन Fx cos थीटा यानी कि F cos थीटा, तो F cos थीटा एंड S, तो ये बन गया F S cos थीटा माय डियर स्टूडेंट्स, W इज इक्वल टू F। तो F और S जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं आपका वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन पता है, किस डायरेक्शंस में हम फोर्स लगा रहे हैं और किस डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स हम इस डायरेक्शन पर लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स जो है वो बॉडी पे लग रहा है और बॉडी को स्लाइड कर रहा है ऑन द ग्राउंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ जा रही है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, यानी कि तुम्हें याद होगा कि A डॉट B जो है उसका होता है AB cos थीटा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट निकला W इज इक्वल टू F डॉट S, ठीक है। अब इससे आगे की बात करते हैं। अब करते हैं नेचर ऑफ वर्क की बात में करते हैं। तो नेचर ऑफ वर्क में क्या है कि वर्क जो है तीन तरह के वर्क माने जाते हैं, एक तो पॉजिटिव वर्क, एक नेगेटिव वर्क और एक जीरो वर्क, यानी कि काम हुआ ही नहीं। तो पॉजिटिव वर्क किस कंडीशन में कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हम कहेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम डाउन, अर्थ के ऊपर आ रहा है लेकिन फ्रीली गिर रहा है, यानी कि फ्री ऑब्जेक्ट है ये। तो फ्री ऑब्जेक्ट जो है क्या क्या कहेंगे उसके कंडीशन में कि व्हेन ए बॉडी फास्ट फ्रीली अंडर ग्रेविटी पुल्स, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल्स, तो द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ऑलरेडी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो इसलिए वर्क होगा पॉजिटिव। दूसरे केस में क्या है कि दूसरे केस में नेगेटिव वर्क क्या है, तो नेगेटिव वर्क जो है डियर स्टूडेंट्स वो होता है कि यदि आप किसी बॉडी को स्लाइड करें ओवर द सरफेस, और वो सरफेस होना चाहिए आपका रफ सरफेस, तो हम कहेंगे कि व्हेन ए बॉडी इज मेड टू स्लाइड ओवर ए रफ सरफेस, तो द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव माय डियर स्टूडेंट, यानी कि आप समझ रहे हैं कि उसके अंदर रफ सरफेस होना चाहिए, खुरदरा सरफेस होना चाहिए, तो उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा होगा कि जो बॉडी स्लाइड कर रही है उसके सरफेस के ऊपर, तो वो ग्रेजुअली उसको एक फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शंस में। तो फ्रिक्शनल फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉडी आ रही है नीचे की तरफ, तो बार बार जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कि ड्यू टू द ग्रूव्स, यानी कि इन आपका इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस, यानी कि सरफेस का जो खुरदरापन है वो एक अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स देता है, उसके कारण नेगेटिव वर्क होता है। दूसरा क्या है कि अब करते हैं जीरो वर्क डन की बात, यानी कि वर्क जो है जीरो है, तो हम कहेंगे व्हेन ए बॉडी इज मूव्ड अलोंग ए वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल पाथ विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग उसे धागे से बांध देंगे, जब उसको एक धागे से बांधेंगे तो वर्क डन कहेंगे वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज जीरो। तो आपका वर्क डन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, उस समय जीरो कहलाएगा। तो ये नेचर ऑफ द वर्क के बारे में बात है, ठीक है। अब आगे का हम टॉपिक देखते हैं। अब हम करते हैं बात एनर्जी की माय डियर स्टूडेंट। एनर्जी में क्या है कि द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज its capacity for doing work is called energy,
ठीक है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, ठीक है, और आपका मैकेनिकल एनर्जी तो होती है, हीट एनर्जी भी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू द मोशन, यानी कि द काइनेटिक एनर्जी पसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर बॉडी में मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। उसको अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कैसे होगी, उसको हम डिराइव करते हैं कैसे। तो दोनों मेथड से करता हूं, कैलकुलस मेथड से करता हूं, सिंपल मेथड से करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की हम जब बात करेंगे तो उसमें यह है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो ये नेचुरल है कि बॉडी यहां से बॉडी इधर आ गई है, तो और डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है s, तो फोर्स उसके ऊपर लगाया गया है F, तो ये है एट रेस्ट पोजीशन पर। तो इसका मतलब u इज इक्वल टू 0 गया, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, ठीक है। तो क्या है, कंसीडर फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी A। इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है एंड बॉडी डिस्प्लेसेस बाय द फोर्स एंड कवर्स द डिस्प्लेसमेंट s। अभी यहां पर ये बात होगी, तो ऑलरेडी हम इसका हम सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। तो इस केस में माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि W इज इक्वल टू F S एंड cos थीटा। अब देखिए थीटा जो है वो क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो थीटा जो है यहाँ 0 डिग्री कंसीडर करते हैं। तो जब 0 डिग्री करेंगे तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये रिजल्ट बन जाएगा W इज इक्वल टू F S। तो इसको हम बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, और हमने यहाँ पे लगाया था फोर्स माय डियर स्टूडेंट। तो फोर्स जब लगाते हैं तो फोर्स के लिए रिजल्ट आएगा F इज इक्वल टू ma, न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू होता है माय डियर स्टूडेंट ma। तो F की जगह ma की वैल्यू पुट करें तो W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू हो जाएगा ma और s। ये इक्वेशन हमने बना ली है सेकंड इक्वेशन। नाउ अब आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी पहले यहां थी और उसके बाद इसकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पे v, वेलोसिटी एक्वायर कर ली इसने। अब देखिए कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखिए इतनी ही बात तो हो रही है कि पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर एक्वायर कर ली बॉडी ने वेलोसिटी v, उसके बाद इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ a और डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ s। अब देखिए v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है इज इक्वल टू 2as। अब इससे a की वैल्यू निकाल लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2s। तो a की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, तो देखिए w इज इक्वल टू m, a की वैल्यू पुट करेंगे तो m v स्क्वायर अपॉन 2s और इनटू s, तो s से s विल कैंसिल आउट, तो रिजल्ट आया हमारे पास w इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 mv स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने किया है वर्क, यानी कि बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आई, ये हमने वर्क किया है। तो जो वर्क किया गया है वो वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, यानी कि वो उसको प्रोवाइड करेगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हम निकालेंगे, तो W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है आगे हमारे पास हाफ mv स्क्वायर माय डियर स्क्वायर। तो ये आपका सिंपल मेथड। अब हम करते हैं कैलकुलस मेथड से बात करते हैं, तो इसको हटा रहा हूं यहां से। कैलकुलस मेथड से यदि करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू हम ले रहे हैं, मान लीजिए जो फोर्स अप्लाई हुआ है बॉडी के ऊपर, तो जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मान के चलते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लिटिल बिट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क भी कम होगा। dW इज इक्वल टू F ds, ये हम यहां लेके चल रहे हैं F ds, ठीक है। अब dW इज इक्वल टू F की जो वैल्यू होती है वो होती है ma, ठीक है। तो ma हमने यहाँ पे लिखा ma और ये हो गया हमारे पास ds। अब देखिए dW इज इक्वल टू m a को हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अब यहाँ पे हमारे पास है a की वैल्यू हमने पुट की dv अपॉन dt। अब हम इसको लिखते हैं dw इज इक्वल टू m और कर देते हैं ds अपॉन dt, इस टर्म को इसके साथ लेते हैं और dv को हम निकाल लेते हैं अलग से। तो ये तीन टर्म्स हमारे पास हो गए। देखिए ये हो गया dw इज इक्वल टू m, अब ये बन गया वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो v को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt को हम लिख सकते हैं v, तो ये हो गया हमारे पास v
dv। अब हम क्या करना है, हमें लेना है इसका इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन लेंगे तो हम लेंगे 0 टू w, यानी कि dw इज इक्वल टू, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी u से v तक, तो m v dv माय डियर स्टूडेंट। तो इसको हम निकालें तो इसका रिजल्ट आएगा w, क्योंकि एक बार w आएगा तो हम इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालेंगे, तो लोअर लिमिट में हो जाएगा 0, तो बच गया w। तो w इज इक्वल टू, अब हम इसका m क्योंकि कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, तो ये जब हम वेलोसिटी इसको डालेंगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, और हम इसका वेलोसिटी लगा रहे हैं u टू v। अब इनिशियल वेलोसिटी तो भी 0 है, तो इसलिए हमने क्या किया कि w इज इक्वल टू m, और अपर वेलोसिटी डाल दी तो ये हो गया v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर वेलोसिटी क्योंकि 0 है, ये डालेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा 0। तो इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा डियर स्टूडेंट्स कि w इज इक्वल टू m 1 अपॉन 2 v स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 m v स्क्वायर, और यही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1 अपॉन 2 m v स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।